हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। तो अधिगम का जो सिद्धांत है, इससे पहले मैं अधिगम पर वीडियो एक ऑलरेडी बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि अधिगम क्या होता है और अधिगम के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, अधिगम के नियम कौन-कौन से हैं। तो यहाँ से एक्चुअली जो वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो वाला अधिगम सीखने से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी एक पहले से बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। तो पहले क्या करोगे आप उस वीडियो को देख लोगे, ठीक है? तो वो वीडियो मैंने कहाँ से कहाँ तक बना रखा है, मैंने उस वीडियो में यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ तक का एक्सप्लेन मैंने सारा कर दिया है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे वो वीडियो यहाँ से, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के बारे में। देखो, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, जैसे उत्तेजना एवं अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? इसके अलावा देखा जाए, इसको उत्तेजना का सिद्धांत भी कहते हैं। या इसको हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, या इसको हम एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये क्या है, इन सिद्धांतों के नाम है। अब देखो यहाँ पर थॉर्नडाइक जो है, वो इस सिद्धांत में 2 बिंदुओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, और जैसा कि आप सभी इस चीज़ से अवगत होंगे कि इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे फिलहाल। तो इन्होंने क्या क्या कहा है, 2 बिंदुओं को महत्वपूर्ण माना है सीखने के लिए। सीखने के लिए ये 2 चीज़ें हम करते हैं, ज़रूर करते हैं। पहली चीज़ क्या है, हम सबसे पहले चयन करते हैं, दूसरा संबंध, ठीक है? अब इन दोनों टर्म को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे चयन क्या होता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो चयन है, जब किसी व्यक्ति के सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है, तो वह उसके प्रति बहुत सारी अनुक्रियाएँ करता है, जिसमें से एक अनुक्रिया ऐसी होती है जिसके द्वारा समस्या का समाधान हो जाता है, उसे सही अनुक्रिया कहते हैं। देखो, सबसे समस्या का समाधान करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका चयन, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी समस्या उत्पन्न हुई, तो समस्या उत्पन्न जैसे आपके सामने होती है, तो आपके मन में कई सारे विचार आते हैं, कई सारी अनुक्रियाएँ आती हैं, और उन अनुक्रियाओं में से आपको एक सही अनुक्रिया का चयन करना पड़ता है, और जिस भी अनुक्रिया से आपका आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, वो जो कहलाती है उसको हम सही अनुक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? बहुत सारी अनुक्रियाओं में से एक ऐसी अनुक्रिया का चयन कर रहे हैं, जिससे समस्या का समाधान हो जाता है, और उसे हम कहते हैं सही अनुक्रिया, ठीक है? इसके आगे हम बात करेंगे संबंध। संबंध क्या होता है? सही अनुक्रिया जिसके द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है, तब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे हम सीखना कहते हैं। तो देखो, जब कोई अनुक्रिया होती है, ठीक है? अब अनुक्रिया जब हुई तो हमने क्या कर लिया? चयन कर लिया। और जब चयन कर लिया, उस अनुक्रिया का हमने जब चयन कर लिया, तो वो जो हमारी समस्या होती है और जो अनुक्रिया होती है, उसके बीच में जो है एक संबंध स्थापित हो जाता है, और उसी संबंध को हम क्या कह देते हैं? सीखना कह देते हैं। ठीक है? इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे किस पे? थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, उस पे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? सबसे पहले बात ये है कि बिल्ली पे प्रयोग किया था, और सभी इस चीज़ से परिचित होंगे, जो भी जिस बच्चे ने बीएड बीटीसी किया होगा, ठीक है? तो इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरा ऐसा था जो जिसके हम आर-पार देख सकते हैं, और उसके अंदर एक दरवाज़ा था, एक खिड़की थी, जिसमें क्या लगी हुई थी? सिटकनी लगी हुई थी, ठीक है? ये पूरा अरेंजमेंट थॉर्नडाइक ने कर रखा था। अब होता क्या है, बिल्ली को जब उसके सा बंद रखा जाता है, तो बिल्ली के सामने एक समस्या उत्पन्न की जाती है। अब आप कहोगे, सर समस्या कैसे उत्पन्न की गई? तो बिल्ली के सामने एक मछली रख दी गई, और मछली इतनी दूरी पे रखी गई थी कि बिल्ली अगर पिंजरे में से अपने हाथ पैरों को बाहर निकाले, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए।
ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक पिंजरा है, ठीक है? यहाँ पिंजरा है, यहाँ पर ये बिल्ली को बंद कर दिया और यहाँ पे रख दी मछली। तो मछली यहाँ मछली रख दी, अब मछली क्या कर रही है इसके लिए? मछली जो कर रही है यहाँ पर एक तरीके से उद्दीपक का कार्य कर रही है, ठीक है? अब होगा क्या, इस मछली को देख कर के अब बिल्ली क्या है, बिल्ली काफ़ी ज़्यादा भूखी थी, अब वो क्या करेगी अपना कई सारी अनुक्रियाएँ करेगी। वो जो पिंजरा होगा उसमें से अपने हाथ-पैरों को बाहर निकालने की कोशिश करेगी जिससे कि वो मछली उसको पकड़ ले। एक अनुक्रिया तो ये हो गई। अपने हाथ-पैरों को जो है इधर-उधर झटकाएगी, ठीक है? पूरे पिंजरे में इधर-उधर घूमेगी, तो कई सारी अनुक्रियाएँ करेगी। ठीक है? अब कई सारी जो अनुक्रिया करेगी तो होगा क्या, यहाँ पर जो खिड़की लगी हुई थी, खिड़की में लगी हुई थी सिटकनी, तो वो उल्टी-सीधी क्रियाएँ कर रही थी, उल्टी-सीधी अपने हाथ-पैरों को फेंक रही थी। तो अचानक से क्या होता है, उस सिटकनी पर उसका जो है पैर रख जाता है, सिटकनी पर उसका पैर रख जाता है। देखो वैसे वो जो अनुक्रिया कर रही थी, वो उल्टी-सीधी अनुक्रिया कर रही थी, अपने हाथ-पैरों को फेंक रही थी। तो धोखे से उसका पैर सिटकनी पे रख गया और खिड़की खुल गई। खिड़की खुलने के बाद में उसने जाकर वहाँ पे मछली खा ली। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, क्या क्लियर किया यहाँ पे? हमने चैन क्लियर कर लिया। क्या क्लियर कर लिया? चैन। तो यहाँ पे चैन अब देखो यहाँ पे है क्या? बहुत सारी अनुक्रियाएँ हुई, लेकिन एक अनुक्रिया ऐसी हुई जिससे धोखे से उसका सिटकनी पे पैर रख गया और दरवाज़ा खुल के उसने मछली खा ली। अब क्या किया, अब थॉर्नडाइक ने दोबारा से इस प्रयोग को दोहराया, दोबारा से भूखी बिल्ली को बंद किया, फिर से वही मछली का टुकड़ा थोड़ी दूरी पे रखा और फिर से वो अनुक्रिया उस बिल्ली ने की। तो बिल्ली ने अब बिल्ली फिर से मतलब छटपटाएगी, अब फिर से छटपटाई, लेकिन फिर धोखे से क्या हुआ, धोखे से फिर से उसका पैर जो है सिटकनी पर रख जाता है और सिटकनी से दरवाज़ा खुल जाता है, जाके बिल्ली मछली को खा लेती है। यहाँ पर फिर से वही क्रिया हुई, लेकिन थॉर्नडाइक ने यहाँ पे देखा कि इस बार जो अनुक्रिया हुई थी, दरवाज़ा खुलने की, सिटकनी पर उसका पैर रखने की, वो पहले की अनुक्रिया में लगे समय से इस बार की अनुक्रिया में लगा समय कम था। मतलब पहले वो अगर 5 मिनट में उसका धोखे से पैर सिटकनी पे रखा था, लेकिन इस बार जो है उसने 2 मिनट में उसका पैर सिटकनी पर रख गया। फिर से उसने सॉरी बिल्ली को बंद किया पिंजरे में। फिर से उस वही चीज़ मछली को थोड़ा दूरी पर रखा और इस बार क्या हुआ, इस बार बहुत कम समय में उसने क्या किया, अपने पैरों को सिटकनी पर रखा और दरवाज़ा खोला और जाके मछली को खा लिया। फिर से जो है थॉर्नडाइक बंद कर देते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जैसे ही बिल्ली को बंद किया जाता है, वैसे ही तुरंत बिल्ली क्या करती है, सिटकनी पे पैर रखती है, तुरंत दरवाज़ा खोलती है और जाकर के मछली को खा लेती है। अब हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये, यहाँ पे 2 चीज़ें हुई। एक तो यहाँ पे हुआ चयन। चयन क्या हुआ? उसने चयन कर लिया से एक सही अनुक्रिया का। सही अनुक्रिया क्या हुई? कि बिल्ली का पैर उसकी सिटकनी पर रखना। ये हुई आपकी सही अनुक्रिया। और संबंध कैसे बना लिया? अब उसने संबंध ये बना लिया कि भाई जब सिटकनी पर पैर रखा जाएगा, तुरंत दरवाज़ा खुलेगा और तुरंत जाकर के मुझे वो मछली प्राप्त हो जाएगी। तो उसने एक संबंध बना लिया कि सिटकनी खुलेगी तभी मछली मिलेगी, ठीक है? तो एक संबंध यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पर एक संबंध बन गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, उसने सही अनुक्रिया का चयन भी कर लिया और यहाँ पे सही अनुक्रिया क्या थी? सही अनुक्रिया थी सिटकनी को दबाना। ठीक है? और संबंध क्या है? संबंध क्या हो गया कि सिटकनी को दबाएँगे, तो जाकर के हमें क्या मिलेगी? मछली मिलेगी, हमें अपना भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्रिया के माध्यम से क्या हुआ, जो बिल्ली थी वो सिटकनी को दबाना सीख गई, यानी दरवाज़ा खोलना सीख गई और इसी संबंध को हमने क्या कह दिया? सीखना कह दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो सिद्धांत होते हैं, सीखने के सिद्धांत 2 प्रकार के हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत, ठीक है? अब देखो उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत में कौन आते हैं? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और मिलर। उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत में कौन आते हैं? वाटसन, गुथरी और एस्टस। ऐसे उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत में इसे हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टवादी, इसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इसमें आते हैं और गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है सूझ उत्पन्न होना, ठीक है?
इसके कौन है? वर्दीमर हैं, कोहलर हैं, कोफा हैं, पियाजे हैं, टॉलमैन है, उसुबेल है, ब्रूनर है, बंडूरा हैं, ये सब हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि भाई सिद्धांत भी 2 प्रकार के हो गए, उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत भी तो आपके 2 टाइप के हो गए, उद्दीपक अनुक्रिय पुनर्वलन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया अपुनर्वलन सिद्धांत, ठीक है? तो कभी-कभी मनोवैज्ञानिक देख कर के पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत के हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है आपका पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव के सिद्धांत के कई सारे नाम हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहते हैं, परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है? अनुबंधन सहज क्रिया का सिद्धांत कहते हैं, प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत कहते हैं, एस टाइप अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, उद्दीपन साहचर्यात्मक सिद्धांत कहते हैं या क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इतने नाम हैं इसके, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अनुबंधन का मतलब क्या होता है? साहचर्य स्थापित करना, मतलब संबंध स्थापित करना, ठीक है? इसके बारे में आगे बात करेंगे। जो मेन फैक्ट है हम सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1904 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने कुत्ते पे किया था, ठीक है? तो यहाँ पर अब इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो इनके सिद्धांत का आधार क्या है? वो अनुबंधन है, मतलब साहचर्य स्थापित करना है। अनुबंधन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच में एक साहचर्य स्थापित हो जाता है, मतलब संबंध स्थापित हो जाता है। मैं अभी इसके बारे में बात करूँगा। इस सिद्धांत में जब किसी प्राणी के सम्मुख यूसियस अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब क्या है? भोजन, जैसे जो अस्वाभाविक उद्दीपक जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो सॉरी यहाँ पे जो स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। सिंपल सी बात है देखो। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक जो होता है, ठीक है? तो जब स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने आपकी फ़ेवरेट चीज़ रख दी जाए, तो आपके मुँह में क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी, ठीक है? तो एक तरीके से लार आना क्या है? एक स्वाभाविक है और जिस चीज़ से लार आ रही है, तो उसके जिस चीज़ से लार आ रही है, जैसे मान लो आपके आपकी फ़ेवरेट चीज़ मान लो रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले आपके सामने रख दिए जाएँ तो आपके मुँह में लार आ जाएगी। तो रसगुल्ला वहाँ पे क्या हो गया? वो आपका हो गया स्वाभाविक उद्दीपक यानी यूसीएस हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कोई भी कंडीशन उसके साथ नहीं लगी। अनकंडीशनल का मतलब वो आना ही वो चीज़ अगर तुम्हारे सामने आ गई तो तुम्हारे साथ अनुक्रिया होनी ही है, यानी मुँह में लार आनी ही है। तो यूसीएस क्या हो गया आपका? यहाँ पर भोजन हो गया, यानी स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया? भोजन हो गया। तो भोजन को देख कर तो लार आती ही है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो जब किसी प्राणी के सम्मुख यूसियस आता है, तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, सिंपल सी बात। लार, लार क्या है? यूसीआर। देखो यूसीएस आएगा, जब यूसीएस आएगा तो क्या होगा? यूसीआर होगा। यूसीआर मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मिलेगा। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब लार आएगी मुँह में, ठीक है? क्या आएगी? लार आएगी, ठीक? जैसे आपके सामने कोई आपका दुश्मन आ जाए, तो दुश्मन को देख कर के वैसे भी मतलब खून खौलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। होता नहीं होता है? तो कहने का मतलब वहाँ पे जो आपका दुश्मन है, वो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। स्वाभाविक है, उसको देख के गुस्सा आना स्वाभाविक ही रहेगी। तो अनकंडीशनल का मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक और यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब आपको अनुक्रिया आप करोगे ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने दुश्मन को देख कर के आपका खून ना खौले। ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिलेट करेंगे भोजन और लहर के बारे में क्योंकि जो पावला होते हैं वो इसी चीज़ के को लेकर के वो समझाते हैं हमारे सिद्धांत को, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे कि लार यदि भोजन देने से पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपक बार-बार प्रस्तुत किया जाए, तो कुछ प्रयासों के बाद तटस्थ उद्दीपन होने पर ही स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है, ठीक है? यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि भोजन देने से पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपक बार-बार प्रस्तुत किया जाए, तो कुछ प्रयासों के बाद तटस्थ उद्दीपन देने पर ही स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगती है। अब यहाँ पे है क्या? तटस्थ उद्दीपन, सबसे पहले ये वर्ड आपको समझाते हैं कि आपको ये परेशान नहीं करे। तटस्थ उद्दीपक, ये चीज़ क्या होती है? पहले ये समझना ज़रूरी है आपको। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है सीएस। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब है
कि ये आपके जैसे यूसीएस मैंने बताया था, यूसीएस क्या है? यूसीएस है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन को देख कर के आपकी लार आएगी, तो ये अनकंडीशनल हो गया, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, अब इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पे। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। अब कुत्ते के सामने अगर आप भोजन दोगे, तो स्वाभाविक बात है उसके सामने उसके मुँह में लार आएगी। एग्ज़ैक्टली राइट? ठीक है? अब यहाँ पर क्या है देखो, अब इन्होंने क्या किया, भोजन देने से पहले यानी यूसीएस देने से पहले यानी स्वाभाविक उद्दीपक देने से पहले इन्होंने क्या किया, एक सीएस डाल दिया बीच में, यानी एक अस्वाभाविक उद्दीपक डाल दिया। क्या डाल दिया? अस्वाभाविक उद्दीपक डाल दिया या तटस्थ उद्दीपक उन्होंने बीच में डाल दिया। जैसे भोजन देने से पहले वो क्या करते थे, घंटी बजाते थे। क्या करते थे? घंटी बजती थी। घंटी बजती थी, तब भोजन आता था और तब लार आती थी मुँह में। ठीक है? तो यहाँ पर किससे उन्होंने जोड़ा? भोजन देने से पहले एक दूसरा तटस्थ उद्दीपक, यानी भोजन देने से पहले दूसरा तटस्थ उद्दीपक क्या है? दूसरा तटस्थ उद्दीपक हुआ आपका घंटी बजाना, क्योंकि घंटी बज रही है तभी आपका भोजन आ रहा है। यानी घंटी बजने को हम क्या कहेंगे? हम सीएस कहेंगे। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे, तटस्थ उद्दीपक कहेंगे या अस्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर आपका अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ या तटस्थ उद्दीपक क्या हुआ? घंटी बजना। घंटी बजना क्या हुआ? तटस्थ उद्दीपक हुआ। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब ये पावला जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई, जब आप भोजन दे रहे हो, जब आप भोजन दे रहे हो, भोजन देने से पहले आपने, जैसे मान लो ये क्या करते थे, ये घंटी बजा कर के भोजन देते थे। तो अगर आप बार-बार घंटी बजा कर के भोजन दे रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि केवल घंटी बजने पर ही क्या होने लगेगी? घंटी बजने पर ही स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगेगी। मतलब आप भोजन नहीं भी दोगे, केवल घंटी बजेगी, वैसे ही कुत्ते के मुँह में क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी। ठीक है? आप पहले घंटी बजा के भोजन दिया आपने, तो पहली बार जब भोजन दोगे घंटी बजा कर के, तो घंटी बजने पे उसके मुँह में लार नहीं आएगी। आप घंटी बजा रहे हो, फिर भोजन दे रहे हो, फिर उसके मुँह में लार आ रही है। अब यही क्रिया जब आप बार-बार कर रहे हो, बार-बार रिपीट कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो कुत्ता जो होगा वो साहचर्य स्थापित कर लेगा। किससे साहचर्य स्थापित कर लेगा? कि घंटी बजने पर क्या मिलता है? भोजन मिलता है। इसे ही क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुबंधन कहते हैं और इसी का मतलब होता है साहचर्य स्थापित करना। समझ में आया? ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही घंटी बजेगी, घंटी बजते ही अगर भोजन ना भी दिया जाए, तब भी कुत्ते के मुँह में क्या आ जा रही है? लार आ जा रही है। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आओ, इसको समझते हैं। भोजन यहाँ पे क्या हो गया था? यूसीएस हो गया था। यूसीएस मतलब स्वाभाविक उद्दीपक था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था। घंटी क्या थी यहाँ पे? एक नया उद्दीपन था, एक तटस्थ उद्दीपन था। लार के आना क्या? लार आपका यूसीआर रहेगा। लार तो आपका क्या रहेगा? यूसीआर रहेगा। मतलब फिर देखो, अगर पहले यूसीएस दे रहे हो, तो यूसीआर हो रहा है। अगर यूसीएस के साथ में कोई सीएस आप मतलब यूसीएस से पहले कोई सीएस दे रहे हो, तो तब भी एक समय ऐसा, अगर इस चीज़ को बार-बार रिपीट कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि केवल सीएस देने पर भी क्या हो जाएगी? यूसीआर हो जाएगी। देखो, अब मैंने ये यूसीएस समझा चुका हूँ, अब आप समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखा जाए तो वाटसन थे, वाटसन ने भी प्रयोग किया था। वाटसन ने किससे प्रयोग किया था? वाटसन ने देखा जाए तो एक अपने बच्चे पर प्रयोग किया था, ठीक है? अपने बेटे पे प्रयोग किया था और अ, उसका जो है बेटा खरगोश के साथ खेल रहा था और जैसे ही जब खरगोश के साथ खेल रहा था तो उसने क्या किया था, खरगोश के साथ जब वो खेल रहा था तो डरावनी आवाज़ उसने निकाल दी थी। अब डरावनी आवाज़ उसने निकाली तो वो एकदम से उसका बच्चा जो है डर जाता था। तो होता क्या था कि भई अब वो खरगोश से उसने क्या कर दिया, खरगोश से डरना प्रारंभ कर दिया। अब खरगोश से डरना प्रारंभ नहीं किया उसने, खरगोश जैसी कोई भी चीज़ होती थी, खरगोश जैसे अगर सफ़ेद कोई वस्तु उसे दिख जाती थी, तो वो उससे भी डर जाता था। तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या किया, जो उसके बेटे ने क्या किया, एक साझा स्थापित कर लिया कि प्रत्येक जो सफ़ेद, मान लो सफ़ेद रंग का खरगोश था, कि प्रत्येक सफ़ेद और मुलायम जो वस्तु होती है या जानवर होता है, वो क्या होता है, डरावना होता है। ठीक है? तो यहाँ पर जो यूसीएस है, यहाँ पे यूसीएस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस खरगोश है।
यूसीआर क्या था यहाँ पे? यूसीआर था यहाँ पे खेलना। भाई अगर खरगोश दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा खेलेगा, पहले की बात, ठीक है? अब यहाँ पे सीएस क्या हो गया? यानी खरगोश के खेलने से पहले उसने क्या किया? डरावनी आवाज़ निकाल दी। किसने? वाटसन ने। तो डरावनी आवाज़ क्या हो गई? आपकी सीएस हो गई, तटस्थ उद्दीपक हो गया, ठीक है? और सीआर क्या हो गया? सीआर आपकी हो गई, फिर अगर वो डरने लगता है तो डरना क्या हो गया आपका? आपकी अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई, ठीक है? यूसीएस मतलब खरगोश दिखेगा तो बच्चा खेलेगा। अगर खरगोश के खेलने से पहले अगर कोई डरावनी आवाज़ निकाल देता है या वाटसन डरावनी आवाज़ निकाल रहा था, तो वो क्या हो गया आपका? तटस्थ उद्दीपक हो गया। और तटस्थ उद्दीपक के बाद जो अनुक्रिया होगी वो आपकी क्या होगी? आपकी सीआर होगी। सीआर क्या है आपकी? डरना हो गया, ठीक है? और जो पिछले वाले केस में था, वहाँ पे यूसीआर और सीआर दोनों सेम थी, ठीक है? दोनों क्या थी? उस केस में सेम थी, लेकिन यहाँ पे सीआर क्या हो गया? अलग हो गया है। सिंपल सी बात है। पावला ने अपने सिद्धांत में निम्न संप्रत्यय बल दिया है, सीएस व यूसीएस के बीच समयांतराल 0.5 सेकंड का होना चाहिए। कहने का मतलब ये कहते हैं, वाटसन ये कहते हैं कि भाई सीएस और यूसीएस के बीच में जो समयांतराल होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? वो 0.5 सेकंड का होना चाहिए। इसको समझो। ये कहते हैं कि भाई कि अ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर घंटी बज रही है। घंटी बजा के क्या मिलता था? घंटी बजा के आपको भोजन मिलता था, मतलब कुत्ते को भोजन मिलता था। तो अब यहाँ पे जैसे ही घंटी बजे वैसे ही तुरंत भोजन आ जाए। घंटी बजने पर तुरंत भोजन आना चाहिए। अगर घंटी बजने पर तुरंत भोजन नहीं आ रहा है तो साचर स्थापित नहीं होगा। अब तुम घंटी बजा रहे हो अभी, भोजन दे रहे हो 5 मिनट बाद, तो साचर स्थापित नहीं होगा। तो साचर स्थापित करने के लिए जो सीएस है और यूसीएस के बीच में समय अंतराल जो होना चाहिए वो 0.5 सेकंड का होना चाहिए। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही भोजन आ जाए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही भोजन आ जाए। लेकिन अगर घंटी बज रही है अभी और भोजन मिल रहा है 5 मिनट बाद, तो साचर स्थापित नहीं होने का है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उद्दीपन सामान्यीकरण क्या होता है? जब एक व्यक्ति एक खास सीएस के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, तो वह उस उद्दीपन से मिलते-जुलते सभी उद्दीपनों के प्रति वैसी अनुक्रिया करता है, जिसे उद्दीपन सामान्यीकरण कहा जाता है। सामान्यीकरण का मतलब समझो सबसे पहले क्या होता है? सामान्यीकरण का जो मतलब होता है वो ये है कि आपके सामने जैसे मान लो अभी कोई समस्या, आपके सामने पहले कोई समस्या आई हो, आपके भूतकाल में, और वही समस्या अगर अभी आपके सामने उत्पन्न हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसी चीज़ का अब वर्तमान में जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास उसी तरीके से करोगे जैसे कि आपने भूतकाल में किया था। यानी भूतकाल में आपने जिन तरीकों को अपनाया था, उन्हीं तरीकों से वर्तमान की समस्याओं का हल करने का प्रयास करोगे। तो यानी आप पहले की जो आपके अनुभव हैं, वो अभी आप प्रयोग कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं सामान्यीकरण। और उद्दीपन सामान्यीकरण का मतलब क्या है? कि भाई जैसे मान लो एक बच्चा, जैसे वाटसन का जो बेटा था, वो खरगोश के साथ खेलता था, तो वाटसन ने एक डरावनी आवाज़ निकाल दी। अब खरगोश मान लो उसका सफ़ेद रंग का था और खरगोश के ऊपर जब हाथ फेरता था, तो वो क्या करता था? डरावनी आवाज़ निकालता था। अब हुआ क्या भाई? अब वो बच्चा जो है खरगोश से नहीं डरता था, खरगोश जैसी हर एक वस्तु से डरता था। ठीक है? तो उसने क्या कर लिया? एक सामान्यीकरण स्थापित कर लिया। तो इसी स्थिति को कहेंगे हम उद्दीपन सामान्यीकरण। यहाँ पे आ जाओ विभेद। सामान्यीकरण के ये क्या है? विपरीत है। जैसे-जैसे सीखने के लिए दी जाने वाली वस्तुओं के प्रयासों की संख्या बढ़ती है, अ, वैसे-वैसे व्यक्ति क्या करता है? उद्दीपक तथा अन्य उद्दीपकों के प्राथमिक उद्दीपक, वैसे-वैसे व्यक्ति प्राथमिक उद्दीपक व अन्य उद्दीपकों के बीच भेद करना सीख जाता है। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है विभेद की। विभेद का मतलब क्या है? विभेद का मतलब ये है कि जैसे-जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ेगी, कहने का मतलब ये है, जैसे बच्चा प्रत्येक सफ़ेद वस्तु को एक डरावनी वस्तु समझ रहा था, मतलब खरगोश जैसी कोई वस्तु हुआ करती थी, तो बच्चा उससे डर जाता था। लेकिन जैसे-जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ेगी, उसको पता होगा कि हाँ, ये चीज़ अलग है, ये वस्तु उससे अलग है, तो क्या होगा? बच्चा विभेद करना सीख जाएगा कि ये खरगोश नहीं है, तो वो डरना ही बंद कर देगा। ठीक है? तो इसी को विभेद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विलोप या पुनर्लाभ। जब सीएस देने के बाद यूसीएस ना दिया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि सीआर होना बंद हो जाती है, जिसे विलोप कहते हैं। कहने का मतलब क्या है?
घंटी बजने पे भोजन ना दिया जाए। जैसे घंटी बजने पर अभी लाड़ आ रही थी, अब घंटी बजने पे आप भोजन मत दो, आप उसको 5-6 बार भोजन दो, घंटी बजाए तो भोजन ही ना दो। तो घंटी बजाओगे, भोजन ना दोगे, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सिया रोना बंद हो जाएगी, मतलब लार आना बंद हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, विलोप कहते हैं, सिंपल बात। कुछ समय बीतने के बाद फिर से वही सीएस व्यक्ति के सामने पुनः दिया जाए तो वह उस क्रिया को आंशिक रूप से करता हुआ पाया जाता है, जैसे पुनर्लाभ कहते हैं। अब कुछ समय बाद जैसे मान लो आपने पहले कुत्ते को घंटी बजने भोजन दिया जाता था, और अभी मान लो आप घंटी बजने पर 4-5 बार आपने उसको भोजन नहीं दिया, तो वो लाना उसके मुँह में बंद हो जाएगी। लेकिन अचानक से आप घंटी बजने पर उसको भोजन दे दो, तो वो क्या करेगा, वो आंशिक रूप से क्रिया करता हुआ नज़र आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनर्लाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्लाभ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्किनर स्किनर के बारे में बात करते हैं। जो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, या इसको हम आरएस सिद्धांत भी कहते हैं, या नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ये नाम सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रयोग किस पे किया था? चूहे व कबूतर पे किया था। तो इन्होंने दो चीज़ों को स्पष्ट किया, प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उद्दीपन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, किसमें? प्रतिवादी अनुक्रिया में। और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में क्या होता है? उद्दीपन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उद्दीपन जो है आपका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है? उद्दीपन जो होता है वो ऐच्छिक क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में उद्दीपन जो होता है वो ऐच्छिक क्रिया पे होता है। तो प्रतिवादी अनुक्रिया क्या होती हैं? इनको हम टाइप एस अनुक्रिया भी कहते हैं। प्रतिवादी अनुक्रिया में क्या होता है? उद्दीपन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ये क्या होती है? अनैच्छिक होती है। और जबकि टाइप आर जो होती हैं, इनमें उद्दीपन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और ये क्या होती है? उद्दीपन ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इसको हमने टाइप एस क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे देखो अभी जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े हैं वो सब कैसे थे? टाइप आर थे। जैसे मान के चलो, अभी जो हमने थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला सिद्धांत पढ़ा था, तो बिल्ली को मछली दिखाई देती थी, यानी उद्दीपन दिखाई देता था। तो यहाँ पे ये हो गया, वो जो आपका सिद्धांत हो गया थॉर्नडाइक वाला, वो टाइप आर सिद्धांत हो गया। ठीक है? वो क्या हो गया? आपका टाइप आर सिद्धांत हो गया। कौन-सा? थॉर्नडाइक का हो गया, और आपका पावलोव का हो गया। ये सब कैसे सिद्धांत है? टाइप आर है। लेकिन जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसको हम टाइप एस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्दीपन जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो स्किनर के महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या है? इनको समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी होगी, सबसे पहले समझना होगा पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन ऐसा उद्दीपन है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ा देता है। पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपन है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने वाली संभावना को बढ़ा देता है। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति पुनर्बलित हो रहे हो, तो आप उस चीज़ को बार-बार करोगे, सिंपल सी बात है। एक होती है पुनर्बलन अनुसूची या पुनर्बलन योजना। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, सतत पुनर्बलन, एक होता है आंशिक पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन में क्या होता है? प्रत्येक अनुक्रिया के बाद मिलने वाला पुनर्बलन। मतलब आप हर एक अनुक्रिया करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक मोटिवेशन दिया जाएगा, आपको पुनर्बलित किया जाएगा। लेकिन आंशिक में क्या होता है? कभी-कभी आपको यहाँ पर पुनर्बलन मिलता है। एक है अंतर्नोद। अंतर्नाद व्यक्ति की आंशिक अवस्था होती है जो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। मतलब अंतर्नोद क्या कहते हैं? इसको हम ड्राइव कहते हैं। ये एक व्यक्ति की जो होती है, एक आंतरिक अवस्था होती है जो किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे आंतरिक लिख लो, आंतरिक अवस्था होती है जो किसी भी व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? जैसे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर एक ड्राइव होगा कि हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, एक आंतरिक अवस्था आपके अंदर से आएगी, ठीक है? और उस अवस्था के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होगा पुनर्बलन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शेपिंग क्या होता है? लक्ष्य की ओर अग्रसारित करना क्या कहलाता है? शेपिंग कहलाता है। और ये किसके द्वारा होता है? पुनर्बलन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? जो स्किनर का प्रयोग किस पे था? चूहे व कबूतर पे था। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना। और आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया था? चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया था, ठीक है? और लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया था? उद्दीपक को स्पष्ट नहीं किया था। यानी जो फूड होता था वो एक एक पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से अंदर आया करता था, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है उद्दीपन स्पष्ट नहीं था, तभी तो इसको कहा गया है टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहा गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सीखने के सूझ का सिद्धांत, ठीक है? सीखने के सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोलर ने दिया, सभी को पता होगा।
और सूझ का सिद्धांत जो है प्रयोग किस पे किया था? एक इन्होंने चिंपैंजी पे किया था, वनमानुष पे प्रयोग किया था, ठीक है? तो उस कभी-कभी उसका नाम भी पूछ लेता तो उसका नाम है आपका सुल्तान नाम है उसका, ठीक है? ध्यान रखना। तो सीखने का सूझ का सिद्धांत इन्होंने क्या किया था, ये कॉलर ने दिया था और कॉलर जो हैं, ये कहते हैं कि भाई सीखना जो है बार-बार अनुक्रिया करने से नहीं होता। मतलब थॉर्नडाइक को फ़ेल कर रहे हैं ये। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ का बार-बार अभ्यास करते हो, तभी आप सीख पाते हो। लेकिन कॉलर कह रहे हैं कि नहीं, आप गलत हो। सीखना जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभ्यास के माध्यम से नहीं होता, वो होता है आपका सूझ से। किससे होता है? सूझ से होता है, ठीक है? और सूझ जो होती है, वो अचानक से किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है? अभी मैं आपको समझाऊँगा डिटेल में क्या मतलब है इसका। तो सूझ का सिद्धांत जो भी सूझ के सिद्धांत के जो समर्थक हैं, उसको हम कहते हैं गेस्टोल्ड वॉल। गेस्टोल्ड वॉल का मतलब क्या होता है? वस्तु व समस्या को पूर्ण रूप में देखना। वस्तु व समस्या को पूर्ण रूप में देखना। अब सूझ का सिद्धांत यही कहता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक प्रयोग बता ही दूँ तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे मान लो एक पिंजरा है, किसने किया था? कॉलर ने किया था। इसमें क्या किया? वनमानुष को बंद कर दिया। 1 मिनट रुको, थोड़ा-सा मैं और पिक्चर बड़ा बना लूँ। ये यहाँ पे मान लो उसने लटका दिए केले और यहाँ पे ये है वनमानुष और बाहर रखी है यहाँ पे बाहर नहीं, सॉरी, बाहर नहीं रखी, यहाँ पे रखी है छड़ी। और ये मान के चलो ये जो केले रखे हैं, ये केले जो हैं, ये रखे हैं बाहर। यहाँ रखे हैं केले मान लो, ठीक है? यहाँ केले रखे हैं, ठीक है? अंदर 3 छड़ी रखी है, ये आपका कौन है? चिंपैंजी यानी ये सुल्तान है, इसका नाम सुल्तान इन्होंने रखा था। बाहर रख दिए केले और ये जो है एक जेल टाइप का जो पिंजरा होता है जिससे कि जो है आपकी छड़ियाँ जो हैं वो बाहर निकल सकती हैं। तो वनमानुष ये देखता है कि बाहर केले रखे हैं, जब उसे भूख लगती है तो वो एक छड़ी को उठाता है और छड़ी को उठाने के बाद में वो क्या करता है, केले को अंदर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन केला जो है अंदर नहीं आ पाता है क्योंकि छड़ी इतनी बड़ी नहीं होती और केले की डिस्टेंस भी जानबूझकर दूर रखी जाती है। तो छड़ी से केला अंदर नहीं आता है। तो क्या होता है, वन जो आपका चिंपैंजी होता है वो बैठ जाता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए बैठ जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे जो 3 छड़ियाँ रखी हैं और छड़ियों के साथ खेलता होता है। छड़ी के साथ खेलने लगता है वो, ठीक है? जब छड़ी के साथ खेलने लगता है तो होता क्या है, अचानक से छड़ी जो है आपस में जुड़ जाती हैं। 2 छड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं। जब 2 छड़ियाँ आपस में जुड़ जाती हैं तो अचानक से उसके मस्तिष्क में एक सूझ उत्पन्न होती है। अचानक से उसके मस्तिष्क में क्या होती है, एक सूझ उत्पन्न होती है और वो क्या करता है, 2 छड़ी जो जुड़ जाती हैं, जोड़ करके वो केले को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी केले अंदर नहीं आते। तो वो क्या करता है, फिर से वो तीसरी छड़ी जो होती है उसको जोड़ लेता है, अपने आप जोड़ ले इस बार सूझ नहीं, इस बार अपने आप जोड़ लेता है क्योंकि सूझ तो उत्पन्न हो चुकी है पहले से ही। भाई 2 छड़ियों से खेल रहा था और अचानक छड़ी आपस में जुड़ गई। जब छड़ी आपस में जुड़ गई, तो क्या हो गया, अचानक से सूझ उत्पन्न हो गई और अचानक से उसने क्या किया, तीसरी छड़ी भी उसमें आगे जोड़ ली और छड़ी ऐसी थी कि आपस में जुड़ सकती थी, ठीक है? तो अब तीनों छड़ी जोड़ ली उसने, तो यहाँ पे क्या हुआ, केले अंदर आ जाते हैं और केले को वो खा लेता है, ठीक है? एक प्रयोग और करते हैं, कौन? वॉटसन, सॉरी कॉलर। अब की बार क्या करते हैं, केले लटका देते हैं ऊपर और अंदर रख देते हैं 3 बक्से। अंदर क्या रख देते हैं? अंदर रख देते हैं वो 3 बक्से। जब अंदर 3 बक्से रख देते हैं, तो भई पहले जो चिंपैंजी होता है वो एक बक्से पे चढ़कर केले को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता है। फिर दूसरा बक्सा उसके ऊपर रख लेता है, फिर खींचने की कोशिश करता है, नहीं आ पाता है। फिर तीसरा बक्सा रखता है, फिर खींचने की कोशिश करता है, तो केले आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूझ जो हुई वो अचानक से उत्पन्न हुई, ठीक है? अचानक से व्यक्ति के अंदर सूझ उत्पन्न होती है और व्यक्ति सीख जाता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बात की जाती है कि जैसे गेस्टॉल्ट हुआ तो इसे क्यों कहा गया? वस्तु व समस्या को
पूर्ण रूप में देखना। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर छड़ी नहीं होती, छड़ी यहाँ पर नहीं होती, तो क्या उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती? बताओ, आप खुद बताओ। अगर छड़ी नहीं होती तो क्या चिंपैंजी के अंदर सूझ उत्पन्न होती? नहीं होती सूझ उत्पन्न। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको वास्तव में किसी समस्या का समाधान करना है तो उसको आपको पूर्ण रूप में देखना होगा। अगर यहाँ पे एक भी छड़ी गायब होती तो उसके अंदर सूझ उत्पन्न नहीं होती। ठीक है? तो समस्या को एकदम से किसी व्यक्ति को समस्या का समाधान करना है तो सारी चीज़ें उसके सामने मतलब होनी चाहिए, कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं होनी चाहिए। ये कहने का मतलब यहाँ पे है। और इसी को इन्होंने कहा है गेस्टोटोद। क्या कहा है? गेस्टोटोद कहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। इन्होंने कहा है कि सीखना जो होता है वो एकाएक और अंतर्दृष्टि उत्पन्न होता है। प्रयोग किया था वनमानुष पर जिसका नाम था सुल्तान। सूझ मतलब सूझ क्या होता है? आहा अनुभव मतलब एकदम से अरे अब तो ये काम हो जाएगा, है ना? कभी-कभी आप सोचते हो अरे ये लगा के देखेंगे यहाँ पे ऐसे होगा ये काम, तो वो सूझ उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे 2 प्रयोग किए थे, छड़ी की समस्या का प्रयोग और बक्से का प्रयोग, तो सभी को पता होगा। बस इतना था इसमें और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी और मैंने आपको समझा दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।